हेलो स्टूडेंट, आज 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट था वो कंप्लीट कर लेते हैं। और इसमें पहला टॉपिक है बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन वो लाइन होती है जिस पर एक कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम और प्रोडक्ट की प्राइस दोनों कांस्टेंट हैं, और उस पर वो जो डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी की दोनों कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटीज को जो परचेज करेगा, तो उसके पास बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे। उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन को अगर एक लाइन पर जाकर शो कर देते हैं तो वो कहलाती है बजट लाइन। अच्छा, एक और चीज बच्चों, इससे पहले ये जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। बजट होता है, आमतौर पर हम लोग कहते हैं कि बजट बनाना है, बजट बनाना है। तो बजट आमतौर पर होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो सिंपल है, बड़ा सिंपल है। हमारे पास उसकी परफेक्ट वर्डिंग नहीं होती उसे डिफाइन करने के लिए। तो हमारे पास सिंपल एक तरीका होता है, हम कह देते हैं बजट बनाना है। तो बजट किसके लिए बनाना है? तो सिंपल है कि आपके पास इनकम और एक्सपेंडिचर दो कंपोनेंट है। तो अमाउंट ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन परचेज ऑफ बोथ गुड और वेरियस गुड्स। Then you have to spend amount of purchasing of goods. So simple budget is two things are there. First one is income and second one is expenditure. So बजट में आपको क्या है, इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करना है, एस्टिमेशन करना है, वही बजट है। तो इधर हमारे पास वही है कि दिस लाइन शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड व्हिच अ कंज्यूमर कैन एक्चुअली बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड प्राइस ऑफ बोथ गुड। यहाँ हमने वेरियस गुड की जगह टू गुड एज्यूम किया है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ टू एक्सिस होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने दो गुड को एज्यूम किया है। और यहाँ कंज्यूमर दो गुड, एक गुड वाई और दूसरा गुड एक्स को कंज्यूम कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इसके पास वेरियस कॉम्बिनेशंस हैं। अगर वो वाई यूनिट परचेज करना चाहता है अपनी गिवन इनकम पर, तो केवल और केवल वो 10 यूनिट परचेज कर सकता है, और उस कंडीशन में उसकी एक्स गुड की क्वांटिटी वो 0 यूनिट परचेज करेगा, यानी कि होल इनकम इज स्पेंड ऑन परचेजिंग ऑफ गुड वाई। ऐसे ही अगर उसने एक यूनिट एक्स को कंज्यूम करना चाहता है, तो उसे वाई गुड की 2 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब जब वो एक यूनिट एक्स की ऐड करेगा, तब तब उसे 2 यूनिट वाई की सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो यही सारे कॉम्बिनेशन उसके पास है, क्योंकि उसके पास इनकम कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती। और उस इनकम और प्रोडक्ट की प्राइस में उसके पास ये एज्यूमिंग वैल्यूज हैं जो मैंने एज्यूम किए हैं। आप कोई और भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हो, लेकिन जो वाई में जो चेंज करेंगे आप बच्चों, वो कांस्टेंट रेट से होना चाहिए। उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, आगे इसको प्रोसीड करते हैं तब। तो यहाँ पर मैंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया है, और इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के रूप में प्रेजेंट किया है। तो मैंने आपको पहले कई वीडियोस में बताया है, जब जब इनवर्स रिलेशन होता है तब तब स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो यहाँ देखो, आपने सेक्रीफाइस करते गए और ये आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 1 2 3 4 5, और ये हो रही है 10 8 6 4 2 और 0। तो इस तरह से ये तो डाउनवर्ड हो रहा है और ये इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन आ गया। और इस इनवर्स रिलेशन की वजह से ये जो बजट लाइन का स्लोप है वो कैसा हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हमारे पास सबसे पहला कॉम्बिनेशन क्या था, ए कॉम्बिनेशन, इस पर उसने 10 यूनिट परचेज की वाई गुड की। उसे एक्स की एक यूनिट बढ़ानी है, तो उसके पास बी कॉम्बिनेशन हो गया 8 यूनिट ऑफ वाई गुड और 1 यूनिट ऑफ एक्स गुड। इसके बाद अगर वो और कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है, तो उसके बाद सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन और ये लास्ट एफ कॉम्बिनेशन रहेगा। और जब जब ऐसा होगा तब तब वो एक्स की यूनिट को तो बढ़ाएगा और वाई यूनिट को घटाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये हो गई आपकी बजट लाइन, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए इसे बजट लाइन बोलते हैं। और इसे प्राइस लाइन और इनकम लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है बजट सेट या बजट कॉन्स्ट्रेंट। तो इस बजट सेट और बजट लाइन में एक चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पर जो मनी इनकम वो उसने स्पेंड की है, वो सारी की सारी दो कमोडिटीज को परचेज करने में खर्च कर दी।
बजट सेट में क्या होगा कि उसके पास वो सारे कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन पर हैं वो, प्लस वो सारे कॉम्बिनेशन जो बजट लाइन के अंदर भी हैं, वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा बजट सेट। ठीक है, तो एक तो आपके पास बजट लाइन वाले कॉम्बिनेशन, यानी कि अगर मान लेते हैं एक कंज्यूमर के पास 100 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए में या तो पूरे के पूरे दो कमोडिटी को परचेज करने में 100 रुपए खर्च कर दे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 100 रुपए खर्च ना करके 90 रुपए खर्च कर दे, 80 रुपए खर्च कर दे, तो उसमें भी वो दो कमोडिटी को परचेज कर सकता है। यानी कि उसके पास इनकम तो है, लेकिन वो उतनी पूरी की पूरी खर्च नहीं कर रहा है। यहाँ क्या है, उसके पास 100 रुपए है और वो 100 रुपए दोनों गुड को परचेज करने में खर्च कर रहा है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर जो इनसाइड द कॉम्बिनेशन वो भी और ऑन द बजट लाइन वो सारे कॉम्बिनेशन को मिलाकर, यानी कि मैंने यहाँ लिखा है कॉम्बिनेशन ए टू एफ ऑन द बजट लाइन और कॉम्बिनेशन जी इनसाइड द बजट लाइन, ये दोनों कहलाएंगे बजट सेट। ठीक है बच्चों, एक और कॉम्बिनेशन है, ये है एच कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को, यानी कि उसके पास इनकम तो 100 रुपए की है, तो वो 200 रुपए या 150 रुपए का प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता, के बराबर के दोनों प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता, तो वो उसकी बजट के बाहर है, यानी कि उसकी इनकम के बाहर है, इसलिए वो उसे परचेज नहीं कर सकता और इसे कहते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। तो इस तरह से ऐसा माना जा सकता है कि बजट सेट एंड बजट कॉन्स्ट्रेंट वैसे ही है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पर उसे क्या आना पड़ेगा, इसी कॉम्बिनेशन पर वापस आना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मनी इनकम क्या है, कांस्टेंट है, रिमेन गिवन है। इसलिए आउटसाइड द बजट लाइन कोई भी कॉम्बिनेशन वो बजट कांस्टेंट कहलाता है, और इनसाइड और ऑन द बजट लाइन वो कहलाता है बजट सेट। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन बजट लाइन। तो बच्चों बजट लाइन दो टाइप से चेंज होती है, एक होती है शिफ्ट ऑफ बजट लाइन और दूसरा होता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन बजट लाइन। तो बच्चों बजट लाइन के चेंज होने के पीछे दो रीज़न है, एक कहलाता है शिफ्ट ऑफ बजट लाइन और दूसरा कहलाता है रोटेशन ऑफ बजट लाइन। तो सबसे पहले देख लेते हैं शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन शिफ्ट दो टाइप से होती है, या तो वो राइट वर्ड शिफ्ट होगी या फिर वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। राइट वर्ड शिफ्ट होने के पीछे रीजन क्या है, बजट लाइन का और इनकम का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर की तो वो क्या करेगा, पहले से ज्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा दोनों गुड की। जैसे पहले वो 10 यूनिट खरीद रहा था, इनकम बढ़ गई तो वो 12 यूनिट खरीदने लगेगा। ऐसे ही वो जब एक्स गुड की 1 यूनिट परचेज कर रहा था तो 2 यूनिट परचेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अब इनकम पहले से ज्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, जब इनकम के साथ की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अगर इनकम बढ़ती है तो बजट लाइन जो इनिशियल ये थी, तो ए बी जो थी वो इनिशियल थी, और ए डैश बी डैश जो है वो है न्यू बजट लाइन। जब ए से बढ़कर ए डैश पर जाएगा, ये तब होगा जब उसकी इनकम बढ़ जाएगी, यानी कि अब वो बोथ गुड की ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकता है। ऐसे दूसरा पॉइंट है वो लेफ्ट वर्ड है। तो यहाँ इनकम बढ़ी थी, यहाँ बच्चों इनकम घट जाएगी, तो ये बजट लाइन जो बाहर थी वो शिफ्ट हो जाएगी इनसाइड। तो बजट लाइन अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रही है तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन है ड्यू टू फॉल इन इनकम। यहाँ राइटवर्ड शिफ्ट हुआ था तो इनकम क्या हुई थी, बढ़ी थी। लेफ्टवर्ड होगा तो इनकम घट जाएगी, सिंपल है। तो ये जो बजट लाइन इनिशियल है वो शिफ्ट हो जाएगी इनसाइड, यानी कि अब वो पहले से कम यूनिट परचेज कर पाएगा। तो वैसे बच्चों आजकल कोरोना चल रहा है, सैलरी लोगों को आधी मिल रही है। अब जब आधी सैलरी मिल रही है तो उनके खर्चे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो पहले से दोनों यूनिट को क्या करेंगे, दोनों कमोडिटी की यूनिट को घटाएंगे।
इस वजह से बजट लाइन क्या होगी, इनसाइड शिफ्ट हो जाएगी। दूसरा केस है बच्चों, वो है रोटेशन। अब रोटेशन कब होगा, रोटेशन तब होगा जब प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होगी। एक और चीज यहाँ नोट करने वाली बात है कि प्राइस केवल एक गुड की चेंज होगी, दूसरी गुड की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। तब ऐसी सिचुएशन में बजट लाइन क्या होगी, रोटेट होगी। अब रोटेट वही होगी या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड। तो रोटेशन के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, यानी कि प्राइस और रोटेशन के साथ इनवर्स रिलेशन है। वहां हमने भी पढ़ा था कि इनकम और बजट लाइन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर रोटेशन के केस में प्राइस का और बजट लाइन के रोटेशन होने के बीच के साथ इनवर्स रिलेशन होगा। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज हो जाए जबकि दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज ना हो, तो क्या होगा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो बजट की जो लाइन है वो इनसाइड रोटेट हो जाएगी। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाए तो वो क्या होगा, राइटवर्ड रोटेट हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। अगर आप बाजार से आज आलू परचेज करके लाते हो तो आपको 30 रुपीज में 1 किलो आलू मिला। अगर आलू की कीमतें, जैसे अब सर्दी आ रही है तो आलू की कीमतें घट जाएंगी, तो आपने 30 रुपये खर्च किए। लेकिन जैसे ही प्राइस आलू की 20 रुपये या 10 रुपये किलो हो जाएगी, तब आप जब 10 रुपये हो जाएगी तो आप उतने ही एक्सपेंडिचर में 3 किलो आलू परचेज कर सकते हैं। तो अब प्राइस डिक्रीज हुई तो आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इस केस में राइटवर्ड रोटेट हो जाएगी बजट लाइन, जबकि दूसरी गुड के कंजम्पशन में कोई या प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। डायग्राम देख लेते हैं बच्चों और समझ में आएगा आपको। तो मैंने यहाँ लिखा है व्हेन प्राइस ऑफ गुड एक्स चेंज, तो एक्स की प्राइस चेंज हुई है, वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसके लिए हमने ये हमारा इनिशियल बजट लाइन है ए बी, वाई एक्स खींच देते हैं बच्चों। यहां पर हमने गुड एक्स मेजर्ड की है और यहां पर हमने गुड वाई। तो जब प्राइस एक्स की चेंज हुई है तो या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स की प्राइस पहले डिक्रीज हुई है, वाई की प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा और इंक्रीज के केस में बजट लाइन लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी, डिक्रीज के केस में राइटवर्ड रोटेट हो जाएगी। ऐसे ही अगर व्हेन प्राइस ऑफ वाई चेंज, तो क्या होगा, एक्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, वाई की प्राइस में चेंज हुआ है, तो ये इनिशियल बजट लाइन ए बी हो जाएगी। और एक्स की में जो चेंज नहीं हुआ तो वाई की प्राइस इंक्रीज होगी, तो ये लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी और डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर डिक्रीज हो जाएगी तो राइटवर्ड रोटेट करेगा और इंक्रीज हो जाएगी प्राइस तो लेफ्टवर्ड रोटेट करेगा। तो रोटेशन के लिए आपको रेस्पॉन्सिबल कौन है, वो प्राइस है, और शिफ्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, वो इनकम है। लास्ट टॉपिक ऑफ बजट लाइन बच्चों वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। तो दो प्रॉपर्टीज होती हैं बजट लाइन की। एक है आपकी बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं बच्चों कि जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा तब वो इनवर्स रिलेशन को शो करेगा। तो यहाँ पर दोनों गुड जो वो कंज्यूम कर रहा है, कौन सी कर रहा है, एक तो गुड वाई कंज्यूम कर रहा है और एक गुड एक्स कंज्यूम कर रहा है। तो वो जब दोनों गुड को कंज्यूम कर रहा है तो उसे अगर एक्स की यूनिट इंक्रीज करनी है तो उसे वाई की यूनिट क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। तो एक्स की तो बढ़ाई और वाई की क्या कर दी, वो घटा दी। तो दोनों के बीच में क्या हुआ, एक तो इंक्रीज हुआ और दूसरा डिक्रीज हुआ। तो कैसा रिलेशन बना, वो इनवर्स रिलेशन बना। इस वजह से बजट लाइन का जो स्लोप है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है। दूसरा होता है बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। अब स्ट्रेट लाइन होने के पीछे रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन के पीछे रीजन है मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज। उसने एक्सचेंज किया है किसको, ये। तो यहां पर जिस रेट से उसने सेक्रीफाइस किया, ये उसका ये रेट ऑफ सेक्रीफाइस है, ये उसका रेट ऑफ सेक्रीफाइस है।
तो ये कांस्टेंट रेट से सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर उसने, अभी मैंने आपको 10, 8, 6, 4, 2, ये तो आपकी वाई गुड का कॉम्बिनेशन है। एक्स गुड का ये कॉम्बिनेशन क्या था, 1 0 1 2 3 4 5, ये कॉम्बिनेशन एक्स का था। तो एम आर ई का फॉर्मूला होता है एम आर ई इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यही बच्चों स्लोप का भी फॉर्मूला होता है। तो एम आर ई इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो उसने यहां पर सेक्रीफाइस कितना किया, उसने यहां सेक्रीफाइस किया है 2 यूनिट का, और गेन कितना किया, 1 यूनिट का। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। फिर यहां पर उसने सेक्रीफाइस कितना किया, 2, और गेन कितना किया, 1, फिर आंसर 2 आएगा। फिर सेक्रीफाइस कितना किया, 2, फिर गेन कितना किया है, वो 2 आंसर आएगा। इस तरह से हर बार क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। ठीक है। अच्छा, जब भी बजट लाइन लिखा जाता है तब बजट लाइन के स्लोप की वैल्यू होती है, बजट लाइन के स्लोप की वैल्यू वो होती है पी एक्स अपॉन पी वाई। अब वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये नेगेटिव रिलेशन है, और जब नेगेटिव रिलेशन हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसे हम जब शो करेंगे तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा, और नेगेटिव साइन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, डेल्टा पी वाई अपॉन डेल्टा पी एक्स। तो डेल्टा से तो डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन क्या कर रहा है, वो आपको चेंज कर रहा है। तो ये कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन पी वाई अपॉन 1 अपॉन पी एक्स। तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पी एक्स अपॉन पी वाई। ये आपका स्लोप हो गया। ठीक है। तो इस वजह से बजट लाइन में कांस्टेंट रेट से उसने सेक्रीफाइस किया है, इसीलिए बजट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है। बच्चों लास्ट टॉपिक है वो है आपका इंडिफरेंस कर्व की सहायता से इक्विलिब्रियम पर पहुंचना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये वो कंडीशन है जब इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर डिटरमाइन होगा जहां बजट लाइन और इंडिफरेंस मैप दोनों एक दूसरे से क्या होंगे, टुगेदर हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे। इसके लिए 3 कंडीशन होना कंपलसरी है। पहली है बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू आईसी, यानी कि इंडिफरेंस कर्व पर टेंजेंट होनी चाहिए। दूसरा है इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, वो मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व में पढ़ाया था और बताया था कि आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं। तीसरा है स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ आईसी कर्व। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने इसको इक्विलिब्रियम को बनाया है, तो ये तो ए भी तो बजट लाइन हो गई हमारी, और ये IC1, IC2 और IC3 ये डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो गए टू कोड के। अब उसकी जो मनी इनकम है वो ये पॉइंट पर है ए बी पर। अगर वो IC1 को प्रेफर करता है तो बच्चों ये देखो ये एरिया उसके सेटिस्फेक्शन लेवल के अंदर हो जाता है, यानी कि उसकी इनकम ज़्यादा है और उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कम है। इसमें इसका मतलब है कि एक व्यक्ति अगर उसकी इनकम ज़्यादा है तो वो लोअर प्राइस वाली कमोडिटीज़ को परचेज करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो उसे सेटिस्फेक्शन उसी पॉइंट पर मिलेगा जहाँ पर उसकी मनी इनकम और उसका सेटिस्फेक्शन इक्वल हो जाए। तो जब वो इससे ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पर जाएगा, जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो IC1 से मूव करेगा वो कहां पर, IC2 पर, और IC2 बजट लाइन दोनों एक दूसरे को इक्वल हो जाएंगी, जहां बजट लाइन IC कर्व को टेंजेंट करेगी। IC3 पर वो पहुंच नहीं सकता क्योंकि उसकी मनी इनकम क्या है, लिमिटेड है। वो जो AB एरिया है वो लिमिटेड इनकम को बता रहा है। तो यहाँ पर टेंजेंट हुआ E पॉइंट पर, तो वो कह रहा है कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन बजट लाइन ही मूव्स टू हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व। तो उसकी जो बजट लाइन है, उसकी जो इनकम है, उससे हाईएस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा है, IC2, जहां पर वो टेंजेंट हो रहा है ई पॉइंट पर, और यही उसके लिए इक्विलिब्रियम होगा। तो मैंने बताया फिगर में एट पॉइंट ऑफ ई ए बी इज द टेंजेंट टू IC कर्व। तो मैंने आपको यहां बताया था बजट लाइन शुड बी टेंजेंट, तो पहली कंडीशन फुलफिल कर दी पॉइंट ई पर।
दूसरा क्या था, एट पॉइंट IC2 इज द कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। यहां सेकंड पॉइंट क्या है, कंडीशन है जो आपकी, वो आपको मैच करा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो IC इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो दूसरी कंडीशन भी मैच कर रही है। तीसरी कंडीशन क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ IC कर्व। तो यहाँ देखो, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ IC कर्व। तो ये तो आ गया आपका IC, वो बजट लाइन का स्लोप, और ये जो स्लोप है वो IC कर्व का है। तो बजट लाइन का स्लोप कहलाता है PX/PY, और MRS स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का। दोनों की वैल्यू सेम हो गई इस पॉइंट E पर। तो ये वो पॉइंट हो गया जहां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर पहुंच जाएगा। इक्विलिब्रियम पर दो कंडीशन है बच्चों, एक है आपकी MRS XY ग्रेटर देन PX/PY, और दूसरा है MRS लेस देन PX/PY। जब MRS की वैल्यू ज्यादा होगी, स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कंज्यूमर X की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए क्या करना चाहता है, Y यूनिट को छोड़ना चाहता है। जितनी वो मार्केट रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा वो छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है, ही इज विलिंग टू पे अ प्राइस विच हायर देन द मार्केट प्राइस, यानी कि उस कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए जो बाजार कीमत है उससे भी ज्यादा पे करना चाहता है, क्योंकि उस X से उसका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, इसीलिए वो उस कमोडिटी को पाने के लिए पहले से भी ज्यादा अमाउंट में स्पेंड करना चाहेगा, मनी अमाउंट को। फिर कह रहा है ही वे वाइज मोर ऑफ, इसके लिए वो क्या करेगा, X की यूनिट बढ़ाएगा और Y की यूनिट को क्या करेगा, घटाएगा। तो अभी मैंने आपको टेबल में बताया था, Y को छोड़ता जा रहा है और X को बढ़ाता जा रहा है। तो वो जितना उसे सेटिस्फेक्शन X से मिलना है उतना उसे Y से नहीं मिल रहा, इसीलिए Y को वो सेक्रीफाइस करेगा और X को इंक्रीज करेगा। इससे क्या होगा, MRS बिगिन टू फॉल। तो आप पढ़ चुके हो, जिस जिस कमोडिटी के कंजम्पशन बढ़ते हैं उससे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, घटता जाता है। और जब वो घटेगा, कब तक घटेगा, जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आती, MRS XY इक्वल्स टू PX/PY। दूसरा केस क्या होगा, MRS XY लेस देन PX/PY। इसमें स्लोप ऑफ बजट लाइन की वैल्यू ज्यादा है कंपेरेटिवली स्लोप ऑफ IC कर्व के। तो वो X की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए क्या करेगा, लेसर अमाउंट ऑफ गुड Y को सेक्रीफाइस करेगा। यहां बच्चों क्या कर रहा था, यहां Y को ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहा था। अब ऐसा नहीं हो सकता कि X को सेक्रीफाइस कर दे Y को गेन कर ले, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, उसे X को इंक्रीज करना है, Y को सेक्रीफाइस ही करना है, तभी स्लोप डाउनवर्ड बनेगा। कभी भी स्लोप ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे X की यूनिट बढ़ानी पड़ेगी और Y की यूनिट घटानी पड़ेगी। तो यहाँ पहले क्या कर रहा था, वो Y को ज़्यादा छोड़ रहा था X की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने के लिए। अब क्या करेगा, अब वो Y के यूनिट को पहले से कम छोड़ेगा, क्योंकि X से उसका सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो गया है। फिर क्या होगा, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है उससे भी कम सेक्रीफाइस करना चाहता है, किस कमोडिटी को, Y कमोडिटी को। अदर वर्ड में क्या कह रहा है, ही इज विलिंग टू पे अ प्राइस लेसर देन द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस से भी कम पे करना चाहता है, किसके लिए, X गुड की एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए। तो देखा होगा, आप एक ही कमोडिटी को बार बार परचेज करते हो तो उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तब कंज्यूमर उसकी उतनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करना पसंद नहीं करना था जितना कि वो पहले कर रहा था, फर्स्ट यूनिट पर वो उसने कंज्यूम किया था। As the buys less amount of X and more amount of Y, तो X की यूनिट कम परचेज करेगा, Y की यूनिट ज्यादा परचेज करेगा, जिससे कि उसका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा, बिगिन टू राइज। MRS XY क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो इक्विलिब्रियम पर ना पहुंच जाए। तो बच्चों, ये आपका लास्ट टॉपिक था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का। इस तरह से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। थर्ड चैप्टर आपका डिमांड का है, उसे जल्दी शुरू करेंगे। और तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक